ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मैं आपकी बात कराऊंगा, जो हु बेटर देन द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हरसेल्फ। सो आज मैं बात कराऊंगा एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से। तो उनका नाम है रितु। हेलो एवरीवन। सबसे पहले वेलकम रितु, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। और आज हम आपसे जानेंगे कि एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है, जैसे 2 साल पहले जब मैं तैयारी करता था तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता था कि सर कैसे तैयारी करें, क्या हम करें क्या ना करें, कोई एग्जैक्टली हमको बताए कि कैसे करें। तो जेन्युइनली ये चैनल मैंने उन सभी की हेल्प के लिए बनाया है जो जेन्युइनली काबिल हैं पर सिर्फ किसी ना किसी राइट गाइडेंस या राइट स्ट्रेटजी की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसलिए हम इनसे बात करेंगे। इनसे हम पहले एग्जाम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में कुछ बातें जानेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी और टायर वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनल इनके वर्ड्स लेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे कुछ जानते हैं। ऋतु, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमको कि आपने कौन सा एग्जाम, कौन सा ईयर वाला एग्जाम किया क्रैक, और क्या आपका बैकग्राउंड है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितु ढाका है और मैं एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल 2016 से। सो अभी करंटली चेन्नई में पोस्टेड हूँ। 1 साल से करीब यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ और ऑल इंडिया रैंक मेरी थी 879 और कैटेगरी रैंक ओबीसी रैंक मेरी थी 56। तो मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ और बीएससी करने के बाद, कॉलेज करने के बाद मैंने एसएससी की तैयारी करी। करीब 6 महीने में मैंने प्री की क्लासेस ली। उसके बाद 4 महीने मेरी सेल्फ स्टडी थी। सेल्फ स्टडी के बाद प्री का एग्ज़ाम लगा, उसमें हुआ। 2-3 महीने के बाद मेंस था। मेंस में भी कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ा, जो प्री में पढ़ा हुआ था वही पढ़ा। उसके बाद मेंस भी इजीली हो गया। और टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसा कि आपको पता है सबको। उसमें एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब सारा था। क्लासेस और सेल्फ स्टडी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, तो एक जो कॉमन नोशन है वो ये है कि बीटेक वाले कैंडिडेट्स ही ज़्यादातर होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ये एक मिथ है जो मार्केट में चलता आ रहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये बीएससी होके भी इन्हें क्रैक किया है और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम कर रही है। तो ये मिथ आपको क्या लगता है, कहाँ तक सही है कि बीटेक वाले ही क्रैक करते हैं, बीएससी वाले नहीं कर पाते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन्होंने बीटेक की है वही एसएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं, वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कि आप कितना डेडिकेटेड हैं उस एग्जाम के लिए। कोई भी चीज़ होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है उसके लिए। अगर आपने उसको करीब, बिलीव मी, 1 साल अगर आपने एसएससी को ढंग से दे दिया, दिन के अगर आपने 6 घंटे दे दिए एसएससी को, तो 1 साल में आप वहाँ होंगे जहाँ आज मैं हूँ। ओके ओके, सो एक चीज़ हम आपसे और जानेंगे, जो एक कॉमन मिथ होता है कि क्या हम कोचिंग, कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम कोचिंग करें या ना करें, और करें तो कहाँ से करें। तो नॉर्थ रीजन वाले ज़्यादातर लोग दिल्ली जयपुर की तरफ भागते हैं। तो आप हमको बताइए कि क्या करना चाहिए, करें तो कहाँ से करें। कोचिंग करने और ना करने का सवाल है, तो उसमें पर्सनली मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप क्लासेस लेते हैं, देखिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्लासेस लेते हैं और एक सेल्फ होता है। लेकिन क्लासेस लेने में फ़ायदा क्या है कि आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। आपका जो सिलेक्शन होना है, जो 2 साल बाद में होना है, तो वो आपका 6 मंथ या फिर 1 ईयर में ही हो जाता है। तो आपको अपनी जो डिजायर्ड पोस्ट है वो मिलती है क्लासेस लेने से। और क्लासेस लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली जाओ या फिर जयपुर जाओ, कहीं से भी ले सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है एक सही टीचर की, ज़रूरत होती है एक सही क्लासेस की। वो आपको अगर जहाँ भी मिलती हैं, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कौन से टीचर, कौन से सब्जेक्ट के टीचर कहाँ पे अच्छे हैं, वो आप देखो अच्छे से। उसमें आप टाइम लगाओ थोड़ा ढूंढने के लिए कि कहाँ से क्लासेस लेनी है। फिर वहाँ से क्लासेस लो एंड ट्रस्ट योर टीचर्स एंड देन डू योर बेस्ट। ओके, सो ऋतु का कहना ये है कि हम क्लासेस हमको लेनी चाहिए और उससे फ़ायदा ही रहता है। ठीक है, और ऋतु क्या आपने क्लासेस ली थी, और अगर ली थी तो कहाँ से ली थी वो बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। और क्योंकि मेरा ये मानना था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मुझे सेकंड अटेम्प्ट में नहीं रहना है, इसलिए टाइम रिड्यूस करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए मैंने क्लासेस ली थी। और मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, तो मदर्स एजुकेशन हब उस टाइम पे अच्छी कोचिंग थी, तो मैंने मदर्स को सेलेक्ट किया था। और 5 साढ़े 5 महीने की मेरी क्लासेस थी, जिसमें सारा कोर्स उन्होंने पूरा करवाया था। और वही उसी से आपका प्री क्लियर होता है, उससे ही मेंस भी क्लियर हो जाता है। तो
you need not to do another coaching classes for your mains exams. ओके, सो मदर्स जयपुर से ऋतु ने कोचिंग ली थी, और अब हम इनसे बात करेंगे सबसे पहले एग्जामिनेशन माइंडसेट की और एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए इनने क्या करा और कैसे किया। तो प्लीज़ बताइए। देखिए, प्री एसएससी सीजीएल में प्री है, मेंस है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि प्री में आपको फोकस करना होता है। ऋतु, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ओके, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। तो जहाँ तक बात है, मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स है और इंग्लिश है। तो रीजनिंग और जीके के बारे में हम पहले बात करेंगे। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस, हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ में आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और वीक में 2 या 3 दिन ऐसे निकालो जिसमें आप टेस्ट दो और उनका पूरा एनालिसिस करो कि आपने कहाँ गलती की, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वीक में 2 दिन, मैं पर्सनली वीक में 2 दिन निकालती थी टेस्ट के लिए। उस दिन मैं पढ़ती नहीं थी, बस अपना टेस्ट किया और उसका एनालिसिस किया, और बाकी 5 दिन में पूरा पढ़ाई होती थी। तो रीजनिंग में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पढ़ने की, अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, 4-5 टॉपिक हैं, उनको अगर आप एक बार कर लेंगे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, मिसिंग कैरेक्टर वगैरह या फिर सीरीज वगैरह जो होती हैं, हाँ, उनका अगर आप एक बार देख लोगे और उनकी, हाँ, उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कर पाओगे। तो रीजनिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, आप टेस्ट दो, उससे हो जाएगी। और जीके में आजकल करंट ज़्यादा आ रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली में क्या खबरें, डेली क्या क्या खबरें आ रही हैं उनको आप ध्यान में रखें। और ये जो पतली पतली ये जो बुक्स वगैरह आती हैं जो हर कहीं पे आपको मिल सकती हैं, तो आप उनको पढ़ें। और जीके में ज़्यादा पोर्शन होता है साइंस का, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं देन ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर साइंस से नहीं है तो आप साइंस की कहीं से भी बुक्स उठा लो, भले आप एनसीईआरटी पढ़ लो, भले लूसेंट कहीं से भी पढ़ लो, इतना कुछ है नहीं। तो रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। अब आती है बात मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप क्लासेस लें, तो क्लासेस में सबसे पहले 5 महीने कुछ भी मत सोचिए, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ो, और उतना ही घर आके पढ़ो। जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं उनको घर आके पढ़ो, और जहाँ पे भी डाउट है उनको पूछो नेक्स्ट डे। उसको पोस्टपोन मत करो कि हम बाद में पूछेंगे या फिर ये, तो उसको उनसे पूछो। और जो कोचिंग वाले जो बुक दे रहे हैं वो बुक आपका बेस होना चाहिए। उस बुक को ऐसे नहीं कि आपने एक बार निकाल लिया, ठीक है, इसको छोड़ दो और दूसरी बुक्स निकाल लो। एसएससी में एक सिंपल फंडा है कि 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ने की बजाय बेटर होगा कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। तो जहाँ से आप क्लासेस ले रहे हैं उसकी बुक को अच्छे से करें, पहले 3 बार उस बुक को अच्छे से करें। और उसके अलावा प्लेटफॉर्म की बुक आती है रुक्मिणी प्रकाशन की, वो आप कर सकते हैं। उसके 6-7 वॉल्यूम आते हैं, अगर वो आपने कर लिया, उसमें ढेरों क्वेश्चन होते हैं, वो आपने कर लिए हैं और आपने कोचिंग की जो बुक कर लिया है, तो दैट सफिशिएंट। तो ये होगी मैथ्स की बात। इंग्लिश में बात आती है तो सबसे पहले बेसिक जैसे ग्रामर होती है और पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं। तो आप ग्रामर के लिए आप जा सकते हो, पैरामाउंट की बुक है नीतू सिंह की, और केडी कैंपस की भी आती है। लेकिन अगर आप पैरामाउंट, केडी कैंपस, दोनों में से कोई भी पढ़ लो, उसमें आपको सिंपल ग्रामर आपकी हो जाएगी। और एक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो अपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे सिंपल रूल्स दिए हुए होते हैं, तो वो आपको 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर, प्लस जो ये एमबी पब्लिकेशन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आते हैं उसमें, एमबी पब्लिकेशन लाओ। और डेली बेसिस पे जब आपकी ग्रामेटिकल पैरामाउंट और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक्स पूरी हो जाएं तो डेली बेसिस पे उसके पेपर निकालना स्टार्ट कीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में कैसे करना है और कितना पढ़ना है। और इसके बाद आती है न्यूज़पेपर। आपको जो न्यूज़पेपर सही लगता है उसको आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ो।
सबसे पहले एक आर्टिकल से स्टार्ट करके आप इसको 1 घंटा तक या 2 घंटे तक भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि हमारी जो रीड करने की जो कैपेसिटी है वो फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। आपको पता है कि इसमें इतना हार्ड नहीं होता है। तो अगर आप फास्ट पढ़ पाएंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो आप फास्ट पढ़ पाएंगे, और अदर जो पोर्शन है जहाँ पे मैथ्स में हमें टाइम लगता है तो इस टाइम को वहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, प्लस जो 3 बुक्स मैंने बताई हैं वो पढ़ो। उसके अलावा वोकेब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आजकल वन वर्ड इडियम्स एंड जो भी अलग सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बुक्स आती हैं उनको ले आओ, कोई भी उठा लो। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर पढ़ना है, तो आप कोई भी बुक लाओ और उसको पढ़ो और उनको मतलब रिवाइज करो उनको। और सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, और एक चीज़ जैसे बहुत लोग हम देखते हैं कि जो मैथ्स का आधार है वो है कैलकुलेशन, और इंग्लिश का जो आधार है वो है वोकेबलरी। तो कैलकुलेशन पे आपने क्या काम किया, कितना काम किया, वो हमको बताइए, और इंग्लिश की वोकेबलरी की तो बात आपने कर ही ली है, तो मैथ्स के बारे में आप बताइए। देखिए, जनरली लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप इतने सारे टेबल याद कीजिए, इतने सारे स्क्वायर्स आप याद कीजिए, क्यूब याद करिए। देखिए, हम है तो एक सिंपल इंसान ही, तो इतना ज़्यादा मतलब रटने का नहीं होता है। मुझसे तो पर्सनली नहीं हुआ था। तो मैंने 25 तक आप स्क्वायर याद करो। 25 तक स्क्वायर अगर आप याद करते हो तो उनमें से जनरली आपका हो जाता है, नहीं होता है तो अपने हाथ की स्पीड जो है, जो कि आपकी टेस्ट से बनेगी, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो 25 तक आप स्क्वायर्स याद रखें, 15 तक क्यूब्स, दैट्स इनफ। एंड टेबल अगर आप 20 तक याद रख लें या 15 तक भी, मतलब मैंने 15 तक याद रखी थी तो 15 तक भी चल जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, जितना याद रखोगे तो वो तो उतना अच्छा ही होगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि ट्रिक्स से ट्रिक्स होती हैं, वो आपको पेपर में इजीली आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाती हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैंने हमेशा बेसिक्स को लेके चला है। बेसिक्स ऐसे होते हैं कि आपको पेपर में वो हमेशा याद रहते हैं। और ट्रिक्स वगैरह अगर आप करते हो, हाँ कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनकी ट्रिक्स होती हैं तो आप उनकी मतलब ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ट्रिक्स पे ध्यान ना दें। बेसिक्स को फॉलो करें और उनसे उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो बस इनसे हो जाए। मतलब आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें और उसके ऊपर अपनी स्पीड बनाएं, आप ये कहना चाहते हैं। ओके, और इनका ये कहना है कि कैलकुलेशन पे इन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, और इन्होंने बेसिकली टेस्ट देकर अपनी स्पीड बनाई थी, जिससे इनका सिलेक्शन और इतनी अच्छी रैंक इंश्योर हो पाई। ओके, तो अब हम इनसे एक चीज़ में बात करेंगे, वो है टायर वाइज स्ट्रेटजी कि प्री से 1 महीने पहले इन्होंने क्या काम किया, प्री और मेंस के बीच में इन्होंने कैसे तैयारी की, मेंस और डिस्क्रिप्टिव के बीच में इन्होंने कितने दिन पढ़ाई की और कैसे की, और जो 4th टायर है सीपीटी उसके लिए इन्होंने क्या किया। तो शुरू करते हैं। प्री में आपकी जो कोचिंग क्लासेस में आपको जो मैथ्स पढ़ाई है वो सफिशिएंट होती है, और स्पीड तो देखिए हमेशा ही मैटर करती है। तो प्री में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जो कोचिंग में जो पढ़ाया, मेरी कोचिंग क्लासेस कंप्लीट हुई थी 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद में प्री था। तो बस मैंने मैथ्स में जो पढ़ाया वो रिवाइज किया, इंग्लिश में जो पढ़ाया वो रिवाइज किया, जस्ट रिवीजन किया था। और बस अगर ये ध्यान रखिए कि प्री देने से पहले आप मैथ्स, स्पेशली मैथ्स को 3 बार तो आपकी वो बुक कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे ध्यान आएंगे कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो 3 या 4 बार कर लो, देन ये सफिशिएंट होगा। और इंग्लिश में बस जो पढ़ाया है उसको, रूल्स को हम बार बार पढ़ेंगे, वो के बार बार पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। SSC इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। तो बस जो क्लासेस में पढ़ाया है, या फिर अगर आपने जो भी पहले पढ़ा है उसका 1 महीने पहले आप ये टाइम सेट करिए कि 1 महीने तक आप 1 महीने पहले तक जो आपको पढ़ना था नया वो पढ़ लिया है आपने। 1 महीने पहले से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और बेटर होगा कि अगर आप 2 बार रिवीजन कर लें फटाफट, तो ये सही रहेगा। ओके, और एक मॉक टेस्ट की जो हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए और कहाँ से देने चाहिए, ये बताइए। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप
किसी कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो आप उनके जो टेस्ट वो जो देते हैं वो ले सकते हैं। अदरवाइज एसएससी ट्यूब वगैरह हैं या फिर बहुत सारे आजकल आ रही हैं, आप किसी से भी परचेज करो। बस ये ध्यान रखो कि वीक में 2 या 3 तो आप कम से कम दें। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको बिल्कुल मिस मत करना, भले वो इंग्लिश के हो भले मैथ्स के हो। तो आप उनको वो प्लस जो ये करंट में जो क्लासेस वगैरह दे रहे हैं वो करो, बस। अच्छा, प्री से पहले आपने अमूमन कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? 10, 20, 30, 50, 100, कितने? कुछ आंकड़ा आप दे पाए? ऐसा कुछ नहीं है। जब ये आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तब आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जब, हाँ, आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका जो आपको आता है कंटेंट वो आप वहाँ पे पूरा करके आए हैं टेस्ट में, आपका पेपर छूट नहीं रहा है, विद इन दैट टाइम लिमिट यू आर एबल टू कंप्लीट योर एग्जाम्स। सो और अगर आपके मार्क्स अच्छे सिक्योर हो रहे हैं, आपके ज़रूरी नहीं कि आपको 50 करने हैं, ज़रूरी नहीं आपको 30 करने हैं या फिर उससे ज़्यादा करने हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो सही है, आपकी स्पीड अगर हो पा रही है तो सही है। बस अपने आपको खुद को ही इसका आइडिया हो जाएगा। ओके, और प्री और मेंस के बीच में जो 2 महीने लगभग का समय होता है उसमें आपने कैसे तैयारी की थी, वो बताइए। प्री मेंस के बीच में जो गैप था उसमें मैंने एक बार तो जो अपनी, हालांकि प्री जब हुआ था उस टाइम तक मैंने अपनी कोचिंग की जो बुक थी 2, 3 या 4 बार निकाल ली थी, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने स्टार्ट किया दोबारा से तो मैंने फिर से वही बुक जो मैं पढ़ती हूँ या फिर जो आप पढ़ते हो उसको दोबारा पढ़ें। उसके बाद बस मैथ्स में 2 ही चीज़ें मैंने की थी, एक तो अपनी क्लास की बुक और दूसरा प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के 6-7 वॉल्यूम थे वो उस टाइम पे मैंने 2 बार निकाले थे। उसके बाद मेंस दिया था तो हाँ, हो गया था उससे। ओके ओके, और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें टायर 3, तो उसमें आपने कितने दिन पढ़ाई की थी और क्या आपका शेड्यूल था, क्या सिस्टम था, वो बताइए। अगर आपका प्री हो गया है, मेंस हो गया, अच्छे नंबर आ गए हैं तो आप चिल करें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 15 दिन पहले स्टडी करनी स्टार्ट की थी और उसमें भी 1 या 2 घंटा डेली करती थी। तो जो करंट के टॉपिक्स हैं, हाँ, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर जनरल नॉलेज नहीं है तो आप पहले से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्या योजनाएं हैं आपके आसपास, क्या मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लागू करी गई हैं, वो सब के बारे में थोड़ा पढ़ लें। थोड़ा डाटा अगर देख सकते हैं तो वो देख लें। और एक स्ट्रेटजी होती है थोड़ा ऐसे कि पहले उसकी डेफिनेशन दे दो, फिर उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट से लिख दो और लास्ट में आप पॉजिटिव प्रोज कॉन्स क्या हैं उस टॉपिक के वो इलेबोरेट कर दो। आप उसमें इतना बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, जस्ट उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पता होगा तो आप लिख दोगे तो आपको इजीली आप सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और एक जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टायर 4, तो उसके लिए आपने क्या करा था और उसमें क्या होता है, प्लीज़ वो बताइए। उसके लिए अगर आपको MS एक्सेल आता है, MS वर्ड में टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है तो आपका इजीली हो जाएगा। ये मतलब चौथा लेवल होता है, सबसे इजी लेवल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। आपको जनरली मतलब एक्सेल में क्या होता है कि वो पूछते हैं, आपको एक टेबल दे देंगे, वो टेबल बनानी होती है वहाँ पे। उसमें जनरली सम का फॉर्मूला होता है, मतलब सम करना होता है, और ये माइनस वगैरह के फॉर्मूले हैं, एवरेज के फॉर्मूला है, आपको परसेंटेज कैसे निकालनी होती है। तो ये एक टेबल देंगे और उसमें आपको ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग होती है वो आप कर लोगे। और वर्ड में कुछ भी नहीं होता है, वो आपसे टाइपिंग करवाते हैं, एक लेटर एक पेज दे देंगे आपको और वो आपको विद इन दैट टाइम लिमिट टाइप करना होता है। बस यही है सीपीटी। अच्छा, मतलब अगर हम एग्जाम से टायर 4 से पहले 1 हफ्ता अगर हम तैयारी करें तो क्या हमारा टायर 4 निकल सकता है? या वेरी इजीली। जरूरी नहीं कि आप 1 हफ्ता करें ही, अगर आपको एक्सेल ऑलरेडी आता है या फिर वर्ड में आपके आजकल देखो, अपने जो स्मार्टफोन है उसमें अपने ये फ़ायदा हो गया कि हमारी टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी अच्छी होती है तो तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और यस, बस 7 दिन पहले या फिर 2-4 दिन पहले एक बार देख लीजिए सम का ये एवरेज वगैरह कैसे निकालना होता है, और टाइपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपकी नहीं है तो इजीली निकल जाएगा। ओके सो आई थिंक लगभग सभी एस्पेक्ट्स पे हमने इनसे बात कर ली है। और SSC CGL का अगर जहाँ तक हम बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बहुत ही डिजायर्ड पोस्ट है,
हर कोई बंदा जो एसएससी की तैयारी करता है, ग्रुप बी सर्विसेज की अगर हम बात करें इंडिया में, तो मोस्टली लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जामिनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर के इच्छुक होते हैं। तो हमने आज इनसे बात की और इनसे विभिन्न एस्पेक्ट्स पे हमने बात की और हमने काफ़ी कुछ जानने की इनसे कोशिश की। और एक बार हम इनसे और फाइनल वर्ड लेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रेटजी। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या फिर अगर आपको लगे कुछ आपका कोई और क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस चिल करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। और बस रेगुलर रहिए, टेस्ट दीजिए और बस इतना ही है। एसएससी में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए और आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट मिलेगी। ओके, सो आज हमने